जम्मू में 300 फीट गहरी खाई में गिरी टैक्सी, 10 की मौत। रामबन की बैटरी चश्मा इलाके में हुआ हादसा। कांग्रेस को 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस, हाईकोर्ट ने एक दिन पहले टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका खारिज की। आपका केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च, पत्नी सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर किया जारी, मैसेज भेजने की अपील। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की मांग, बेटे उमर ने बांदा डीएम को लिखा लेटर, शाम को गाजीपुर में सुपुर्द खाक की तैयारी। अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जस्टिस समिता गोपाल ने अर्जी सुनने से किया इनकार, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अब्बास के वकील। बसपा एमएलए राजूपाल हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, सीबीआई कोर्ट का फैसला आया सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं बांदा की। बांदा से अहम खबर सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी की मौत का ये पूरा मामला, इससे जुड़ी हुई अहम खबर। सीजेएम बांदा कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नियुक्त किया है जज, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई सवाल जो उठ रहे थे उसको लेकर न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी और अब मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। बांदा के सीजेएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, तो इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। बांदा से अहम खबर, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आतंक के साए का अंत तो हुआ, लेकिन इस अंत के साथ जो सवाल खड़े हुए उसको लेकर न्यायिक जांच की मांग लगातार उठ रही है, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सामने आ रही है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जज की नियुक्ति की है और इस पूरे मामले की सीजेएम बांदा कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर मौत की वजह क्या रही, कैसे अचानक मौत हुई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि धीमे धीमे जहर देने का काम किया गया, स्वीट पॉइजन का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते अटैक आया और मौत हो गई। तो इन तमाम अहम सवालों के बीच अब ये कोर्ट ने जज की नियुक्ति की है, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब न्यायिक जांच होगी। इकरार खान, ऐसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। इकरार, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको न्यायिक जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नियुक्त किया है जज। अब किन किन बिंदुओं से इस जांच की शुरुआत होगी और कब से? गाजीपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास का आज इनको सरकार की जो टीम है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी में उनको लाया जाएगा। उसके बाद उनको सुपुर्द खाक यहाँ किया जाएगा मोहम्मदाबाद के पैतृक निवास पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे कुछ लोग में जानेंगे कि मुख्तार अंसारी क्या माफिया है या कि वाकई मसीहा है, कि कुछ लोगों के मसीहा भी मानते हैं, कुछ लोग माफिया भी मानते हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलाब राम है। गुलाब जी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल शाम को 8:25 मुख्तार अंसारी की खबर मेडिकल कॉलेज से बुलेटिन आती है, जिसमें मुख्तार अंसारी की मृत्यु। क्या कहेंगे और क्या था? देखिए, जो घटना घटे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले समाचार मिला था कि तबीयत खराब हुई है और उनको ले जाकर आईसीयू में भर्ती कराया गया था और यहाँ के सांसद जाकर मिले थे, तो बाद में पता चला कि नहीं, उनका तबीयत ठीक हो गया है। फिर चले गए जेल। बाद अचानक जो कल घटना घटी है और टीवी के माध्यम से किसी के माध्यम से सूचना मिली है, तो यहाँ के लोग अवाक रह गए कि इस तरह घटना कैसे घट गई अचानक, और बाद में पता चला कि नहीं, उनका देहांत हो गया है। तो लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि ये प्रतिष्ठित परिवार से, सामाजिक परिवार से रहे लोग, राजनीतिक परिवार है और यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना रहा है। जितने मोहम्मदाबाद के लोग हैं सब उनके मरहमात है, दुखी हैं इस बात से, उनका निधन हो गया अचानक। जी, उनको एक चीज और
इकरार आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इकरार आपका रुख करेंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जिस तरीके से ये कहा गया कि एक आतंक का साया था, उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए आतंक का पर्याय मुख्तार अंसारी की फिलहाल मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत सोनी आकाशगंज से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अब न्यायिक जांच होगी इस पूरे मामले की। किस किस जो सवाल उठ रहे हैं, किन किन बिंदुओं से और कब से शुरुआत इस जांच की? क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जज की नियुक्ति की है। इस पूरे मामले को लेकर बांदा के सीजेएम ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब टीम का गठन किया जाएगा और इस पूरे मामले की तमाम अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। तो न्यायिक जांच से वो तस्वीर साफ होगी जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर मौत की वजह और कैसे अचानक मौत हुई। तो उन तमाम आरोपों के बीच न्यायिक जांच की मांग लगातार उठ रही थी और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस जांच के आदेश भी दिए गए हैं। टीम का गठन होगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जज की नियुक्ति की है। सीजेएम ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कासगंज से संवाददाता प्रशांत सोनी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। जी प्रशांत, अब न्यायिक जांच की मांग, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी कि आखिर अचानक कैसे मौत हो जाती है, और न्यायिक जांच की मांग इसीलिए की गई। अब इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कैसे टीम का गठन किया जाएगा और कब से जांच की शुरुआत होगी? जी आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को ने एक ऑडियो वायरल की थी अपने बेटे को कि उसको धीमे धीमे करके जहर दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो ये ऑडियो अपने भी चैनल पर चली है, कई चैनलों पर चल रही है। साथ ही अब न्यायिक जांच के जो आदेश हो गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा साथ ही टीम गठित करके जल्द ही न्यायिक जांच पूरी की जाएगी। जी प्रशांत, लगातार ये कहा जा रहा था क्योंकि एक तरफ वो तैयारियां भी चल रही हैं, सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां, दूसरी तरफ कोशिश लगातार ये की जा रही है क्योंकि उमर अंसारी का जो बयान निकलकर सामने आया कि एक न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके तहत कोशिश की जाएगी अब्बास अंसारी को पैरोल मिल जाए, इसकी कवायद की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? क्या इस अंतिम क्षण में शामिल हो सकेंगे या फिर नहीं? जी आपको बता दूं यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अब्बास अंसारी ने ये वकीलों ने जो हाईकोर्ट में अपील की थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अगर यहाँ से अब्बास अंसारी किसी भी टाइम पे निकलते हैं तो यहाँ से कम 10 घंटे बाद ही अपने पिता की सुपुर्द खाक में शामिल हो पाएंगे।
ये तब तो तक फिर तब तक सुप्रीम कोर्ट ही इंतजार बता करना सकता है होगा कब और इस निकलेंगे। प्रक्रिया में जैसा कि आपने बताया 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार, जी उसके बाद ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुपुर्द खाक तो गाजीपुर में पूरी तैयारियां हैं, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, उनकी कब्र भी खोद कर रखी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उमर अंसारी का जो बयान निकलकर सामने आया है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हम ये मांग करेंगे और अर्जी करेंगे अगर इसको लेकर इस अंतिम क्षण में अब्बास अंसारी शामिल होते हैं। बाकी अगर परिवार के लोगों का जिक्र किया जाए तो परिवार के लोगों में किस किस की मौजूदगी है इस अंतिम क्षण में? जी कासगंज में तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। आपको बता दें बीते दिवस अब्बास अंसारी की पत्नी निगत बानो यहाँ पर आई थी और अब्बास अंसारी से कम 45 मिनट तक उन्होंने बातचीत की है। और गाजीपुर में उसके जो भी अब्बास अंसारी के परिजन हैं सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। जी लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं प्रशांत? प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जज की नियुक्ति कर दी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम जगह मुख्तार के अपराध जगत की बातें हो रही हैं, लेकिन साल 2004 के दौर में पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के पास के एलएमजी बरामद कर पोटा एक्ट की कार्रवाई कर यूपी माफिया मुख्तार अंसारी को हिला कर रख दिया था, जिसका खामियाजा उनको अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर भुगतना पड़ा था। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने से मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को लेकर बातचीत की गई। लखनऊ के संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। कई जगह अपराध जगत के जो उनके खिलाफ तरीके थे, जो उनकी बातें थी, कई जगह बात भी हो रही है। लेकिन आज से 20 साल पहले साल 2004 में एक ऐसा भी दौर था जब एक अफसर ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी मौजूद है और उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। सर, बड़ा नाम होता है आपका कि आपने पोटा एक्ट लगाया था मुख्तार अंसारी के ऊपर, एलएमजी बरामद की थी, वो किस्सा सर कहाँ से शुरू हुआ? ये लखनऊ में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद के बीच में क्रॉस फायरिंग जनवरी 2004 के शुरुआत में हुई थी और फिर शासन प्रशासन के कहने पे ही हम लोगों ने इन पे सर्विलांस रखा और उस सर्विलांस में ये बात निकल के आई कि मुख्तार जो है एक लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है, जो बाबूलाल नाम का एक सैनिक है भगोड़ा, राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर से भागा है एलएमजी लेकर और उसको खरीदना चाहता है। और उसका उद्देश्य ये था कि जो कृष्णानंद की गाड़ी है वो राइफल के अगेंस्ट में है बुलेट प्रूफ, हम उससे उसको मार देंगे। लेकिन जब रिकवरी हो गई 25 जनवरी 2004 को, उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था, पोटा लग गया, तब मुख्तार अंसारी चिंतित हो गया कि मैं तो बुरी तरह फंस गया और मुलायम सिंह की अल्पमत सरकार को उन लोग समर्थन दे रहे थे। अब उसने दबाव बनाया कि इसको वापस लिया जाए। फिर मुलायम सिंह ने हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया, उन लोगों ने हमें बोला, तो मैंने कहा कि सर ये संभव नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद हो नहीं सकता और आप लोग भी पुलिस अफसर हैं, जानते हैं ये संभव नहीं है। तो आप लोग अगर नहीं मुलायम सिंह को समझा पा रहे हैं तो मैं समझाता हूँ, नंबर दीजिए, मैं बात करूँ 1 to 1, शायद वो बात समझ जाए। मैंने तो अपनी तरफ से किया नहीं, आप ही लोगों ने कहा कि ये सब करो, तो मेरी कहाँ से गलती है या मेरी टीम की कहाँ गलती है? तो उन्होंने कहा नहीं मुलायम सिंह आपसे बहुत चिड़े हुए, इस समय बहुत नाराज़ हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आप लोग जानो। तो हमारी एसटीएफ की यूनिट वहाँ से क्लोज कर ली गई, बनारस लखनऊ बुला ली गई। बनारस जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, एसएसपी, एसटीएफ सबका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक संदेश दिया गया कि अब मुलायम सिंह पूरी तरह से चाहते हैं कि मुख्तार को निकाल दिया जाए। और फिर फाइनली एसटीएफ में ये सब हमारे ही कॉलीग था, उसने विवेचना की, अपने घर से केस डायरी लिख लिया अपने नाम लिए हुए और इन लोगों ने पोटा वोटा हटा दिया आउट ऑफ वे जाके, जबकि पोटा सेंट्रल कानून था, मुलायम सिंह नहीं हटा सकते थे, लेकिन आउट ऑफ वे जाके इन लोगों ने हटा के और सब मैनेज करके मुख्तार को उस केस में बचा लिया था। समाजवादी सरकार रही और बहुजन समाज पार्टी रही इस दौर में,
काफी संरक्षण प्राप्त था पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्तार अंसारी को, और आप लोगों को इसीलिए कठिनाइयां होती थी कार्रवाई करने में? बात सही है। देखिए, अब मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के साथ भी था समाजवादी पार्टी में, और जब उसको जरूरत लगती थी तो मायावती के साथ भी आ जाता था। और इन लोगों की क्षेत्रीय पार्टी की सोच एक सीमित होती है कि हमको किसी तरह इनके प्रकार सत्ता में बने रहना है, एक खास वर्ग का वोट चाहिए, तो इसको इन लोग अपने साथ सटा लेते थे। लेकिन अब वो चीज़ इन्हीं पे भारी पड़ रही है। अब कल से मैं देख रहा हूँ कि उसके मरने पर तमाम सिंपैथी की चीज़ें, प्रतिक्रिया इन लोग दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ईयर में है तो सोच रहे हैं हमको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इनको अंदाज नहीं है कि यूथ अब इस सबसे ऊब गया है, चिढ़ रहा है इस कल्चर से, माफिया कल्चर से। अब इंटरनेट का ग्लोबल ज़माना, वो तुलना करता है। सिंगापुर एक समय माफियाओं का गढ़ था, रातों रात साफ हो गया, आज कहाँ प्रोग्रेस करके गया। और हमारे यहाँ अभी भी वही माफिया और ये सब चलेंगे, तो वो खारिज कर रहा है। और इसी वजह से इन लोग सत्ता से बेदखल होकर विपक्ष में बैठे हुए लगातार हारते जा रहे हैं चुनाव। तो क्या कहा जाए इनकी सोच पे, इन पार्टियों के। आज भी नहीं सुधरेंगे तो और नतीजा इनको खामियाजा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। रही बात मुख्तार अंसारी को मारा गया है या क्या किया गया, वो इंक्वायरी होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। न्यायालय सबूत पे चलता है, किसी के वहम पे नहीं चलता है। सर, 20 साल पहले की बात है, व्यक्तिगत रूप से आपको और आपके परिवार को कैसी कठिनाई झेलनी पड़ी, क्योंकि आप अच्छी सर्विस से आप अचानक से रिजाइन दे दिए? हाँ, सबसे बड़ी कठिनाई तो उस समय रोजी रोटी का संकट था। न सर पे छत थी, न चलने को गाड़ी थी। परिवार को कहाँ से रखें, कैसे रखें। किराए का मकान लेने जाते थे तो धमका दिया जाता था, वहाँ खाली करना पड़ता था। रात को सामान रखो, सवेरे खाली करो। कहीं सोचता था मैं लोन मिल जाए तो उसके लिए पे स्लिप चाहिए, तो किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता था प्राइवेट, तो वहाँ धमकी चली जाती थी, तो वहाँ भी हट जाना पड़ता था। तो ये सब दौर देखा मैंने, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी अपनी पॉजिटिव सोच बनी रही, और उसी सोच के तहत मैं आज पिछला समय गुजार सका। वरना तो मैं कब का फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर लेता, वो नौबत आ गई थी। तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही, मेरे अच्छे कर्म रहे, जो आज आपके बीच में बैठा हूँ, और उसने जो किया उसके कर्म है, उसके सामने है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो और भी बड़े माफिया बंद है, जेल के अंदर है या बाहर है, उनको सरकार से इसी बात का खतरा है कि आने वाले समय में वो मार दिए जाएंगे? माफिया का दिल बहुत कमज़ोर होता है, आपको बता दूँ। बहुत छोटी मतलब इनकी सोच होती है, दिल बहुत कमज़ोर होता है। डरपोक बहुत बड़े होते हैं। केवल ये 20 गाड़ी 10 गाड़ी लेके चलते हैं, 50 नाल राइफल, ये दिखाने के लिए कि हमारा एक भाई का आतंक का साम्राज्य बना रहे। लेकिन जब इनके ऊपर आ जाती है, तो मैंने तो पूर्वांचल के सब बड़े बड़े, एक भी कोई ऐसा नहीं था जिसको मैंने न डील किया हो। पैंट गिली हो जाती थी सामने, ये मैंने स्वयं देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो समय बदल गया। जो माफिया लोगों को डराते थे, आज वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। या तो जेल में है, या इनकाउंटर में मारे गए, या भगोड़ा घोषित हैं। उनकी संपत्तियां जब्त हो रही, पहले तो नहीं कभी जब्त हुआ। उनके खिलाफ गवाहियां कोर्ट में आ रही हैं। अब धड़ाधड़ कोर्ट वही निर्णय ले रहा है, वही सजा दे रहा है। तो समय बदला है, निजाम बदला है, उसका अंतर पड़ा है, और इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। जो इस तरह से उन्होंने सरकार रन की है, लोगों में विश्वास जताया, इसीलिए इस सरकार को दोबारा पब्लिक ने जिताया। और विपक्ष जिस तरह से आज रोल निभा रहा है माफिया के साथ खड़ा होकर, मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आगे इन लोग को खारिज होता रहेगा। ऐसे चुनाव चल रहा है, आप गलत निर्णय ले रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तात्कालिक लाभ के चक्कर में आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है इनको, क्योंकि सोच ही नहीं उतनी बड़ी है। एन केन प्रकार सत्ता ले ले, बस यही सोच है। तो जैसा करनी वैसा भरनी, अपना होगा सामने। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब वर्दी का इकबाल बुलंद हुआ है और माफियाओं में इस तरीके का खौफ आगे भी बरकरार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज़ लखनऊ। तो डीएसपी का बयान कि यह बदलाव की बयार है। अमरोहा का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सकते हैं, एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस समय कितनी भव्यता है, और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है। एक वोट
उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। मित्रों, ये सब हमें तय करना होता है। हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जिस प्रतिबद्धता के साथ चलाया है, जिस मजबूती के साथ चलाया है, उसका परिणाम सर्वविदित है। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य आज देश के अंदर मोदी गारंटी के रूप में पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देता है। यही है मोदी गारंटी। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन की सुविधा का प्राप्त हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाना, 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल जाना, यह है मोदी गारंटी। और मोदी जी इसलिए सफल हुए, सपा बसपा और कांग्रेस इसलिए विफल हुई क्योंकि जब वे सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार है, और 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये लोग सत्ता में आते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग आज सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। और मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सरकार हर भारतवासी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करेगी। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास का। कांग्रेस सपा बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए। और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए, आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला के स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है, और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार। बड़े फैसले कर रहे इंतजार, इस बार 400 पार करने के लिए अमरोहा भी हमें चाहिए। सहमत है? ये प्रबुद्ध वर्ग सहमत है क्या? आपका आशीर्वाद कंवर सिंह तंवर जी को मिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? और याद रखना,
विकास के कार्यक्रमों को जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया गया है वो आपके सामने है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप समाज में नेतृत्व देते हैं अलग अलग तबके को। कोई शिक्षा के क्षेत्र में देता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में देता है, कोई उद्योग के क्षेत्र में, कोई व्यापार के क्षेत्र में, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में। और इसीलिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करना कि जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमें देश के लिए सोचना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना है, एक विकसित भारत के बारे में सोचना है। और वह कार्य केवल मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को करने के लिए और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना पड़ेगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अमरोहा को विकसित करना पड़ेगा। अमरोहा और हापुड़ विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित स्वयं हो जाएगा। और विकसित करने के लिए एक जैसी सरकार केंद्र में, राज्य में और अमरोहा में भी उसी प्रकार का सांसद होना चाहिए। सहमत हैं? सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? कंवर सिंह तंवर के लिए हम लोग सभा करने के लिए आएंगे ही। आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। यह संदेश घर घर तक आपको पहले पहुंचा देना है। पहुंचाएंगे? हर व्यक्ति को, हर मतदाता को इसके लिए जागरूक करेंगे। 26 अप्रैल को यहां चुनाव है। एक एक मतदाता के घर में जाकर के कमल चुनाव चिन्ह पर चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए भारी बहुमत की अपील करेंगे। लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। सभी लोग सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो अमरोहा से तस्वीरें से हम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। देर रात से घर से लापता थे प्रेमी प्रेमिका। पुलिस ने शिनाख्त कर परिजनों को दी सूचना। देर रात घर से लापता थे प्रेमी प्रेमिका। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली से खबर, प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किसकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये आपको सुनवाते हैं। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 31 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इससे बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। आप लोग को ये भी याद होगा कि मऊ आजमगढ़ मार्ग को महाराज जी के काफिले को रोकते हुए पत्थरबाजी करवाई थी, काफी परेशान किया था। तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं। आज चारों तरफ
जहां से भी फोन आ रहे हैं सभी लोग काफी खुश हैं कि एक आतंक का अंत हुआ। आतंक के अंत चाहे जिस रूप में हुआ हो, लेकिन आतंक का अंत हुआ और काफी खुशी का माहौल है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। कई मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी थी, जबकि कई मुकदमों का ट्रायल अभी भी चल रहा था। मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन मुकदमों में पेशी से जुड़ता था। इन्हीं में से फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मुकदमे का ट्रायल बाराबंकी कोर्ट में भी बीते लंबे समय से चल रहा था, जिसमें उनकी पैरवी वकील रणधीर सिंह सुमन कर रहे थे। लेकिन अब मुख्तार की मौत के बाद उनके वकील रणधीर सिंह सुमन ने एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले को सिरे से फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीते दिनों प्रदेश की जेलों और कोर्ट परिसर में हत्याएं हुई हैं, उसे देखते हुए मुख्तार की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है। सरकार ने मुख्तार अंसारी को परेशान करने के लिए एक के बाद एक मुकदमे उनके खिलाफ बनाए, जिसकी अगर जांच की जाए तो तमाम पुलिस वाले ही इसमें अभियुक्त साबित होंगे। वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती हम आपको जानकारी देंगे। जी अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन कौन है। जी मेरा नाम चंद्रजीत यादव है। मैं नहीं जानता। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुख्तार और उसका परिवार बार बार गाजीपुर में 23 साल पहले हुई उसरी चिट्टी कांड का जिक्र करता रहा। उनका दावा है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही को रोकने के लिए जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी खुद वादी और गवाह दोनों था। उसकी गवाही पर माफिया ब्रिजेश सिंह को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती थी। बाराबंकी कोर्ट में चल रहे चर्चित फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने इसी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्तार की गवाही के बाद ब्रिजेश सिंह को सजा निश्चित थी, इसलिए उन्हें साजिश के तहत मरवाया गया है। और इस पर सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, आज उनकी मौत हो गई और उनकी वो बात पुष्ट होती दिखाई दे रही है। प्रशासन निर्लज्ज तरीके से कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है, और शासन और प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गंभीर चूकें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कभी मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया जा रहा है, कभी खुलेआम पुलिस की अभिरक्षा में बदमाशों को खुलेआम गोली से मार दिया जाता है, कभी कचहरी में कत्ल हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी का शासन पंगु है। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधियों को सजा देने का काम अदालतों का नहीं है? अदालत और विधि सम्मत सजा कठोर से कठोर अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है, क्या ये उचित है? हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? एक बड़ा सानेहा है। जिस तरीके से पिछले कई सालों से रमज़ानों में इस तरीके से जेल में रहने वाले जो चाहे शहाबुद्दीन भाई हों, चाहे अतीक चकिया रहे हों, चाहे मुख्तार भाई का इस बार होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इससे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके, और आज इस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ। यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेलों में रह करके मौतें हो रही हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से।
और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। सब नज़र आ रहा है, जिसकी आंख होगी वो देख लेगा, जिसकी आंख नहीं होगी वो नहीं देख पाएगा। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है यहाँ? बस हम हैं और कोई नहीं है भैया, मैं कई बार स्पष्ट। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियां सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुख्तार और उसका परिवार बार बार गाजीपुर में 23 साल पहले हुए चिट्टी कांड का जिक्र करता है। उनका दावा है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही को रोकने के लिए जेल में उसकी हत्या की साजिश रची गई है, क्योंकि इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी खुद वादी और गवाह दोनों था। उसकी गवाही पर माफिया ब्रजेश सिंह को उम्र कैद से फांसी तक की सजा हो सकती थी। बाराबंकी कोर्ट में चल रही चर्चित फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह ने इस ओर इशारा किया। उनका कहना है कि इस मामले में मुख्तार की गवाही के बाद ब्रजेश सिंह को सजा निश्चित थी, इसलिए उन्हें साजिश के तहत मरवाया गया है, क्योंकि इस मामले में गवाह होने के चलते मुख्तार अंसारी को जीवित रहते हुए जेल में जहर देकर खुद ही हत्या किए जाने का शक भी जताया था। ये जैसा वो रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में कराने की बात कहते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि गाड़ी आपके फाइनेंस हुई लखनऊ में, गाड़ी रिलीज हुई लखनऊ में, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ आपके लखनऊ में, और अब जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कंपनियां करा के स्वयं देती हैं, ना कि आपके किसी आदमी को ARTO दफ्तर जाने की ज़रूरत पड़ती है। आपके कंपनी ने आपके अलका राय का रजिस्ट्रेशन कराया, उनकी KYC फाइनेंस कंपनी ने देखी, तो कहीं से कोई फर्जीफिकेशन नहीं। और यहाँ जो केस पुलिस ने बनाया है वो टोटली फर्जी है, क्योंकि अलका राय की ID उसमें दिखाई गई है और उस ID पर, वोटर ID पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि पुलिस ने यहाँ केस बनाने के लिए आपके अपनी तरफ से फर्जी वोटर ID रखी है। और क्योंकि अगर उनको और कंपनी जो है के नाम आपके वो गाड़ी है, एम्बुलेंस है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं मुख्तार अंसारी का सियासी सफर। लगातार 5 बार विधायक बना मुख्तार अंसारी। 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। 2007 में एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2012 में कौमी एकता दल बनाया और दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2017 में फिर से बसपा का दामन थामा, मऊ सीट से विजेता बने। मुख्तार अंसारी पर दर्ज चर्चित केसों में गाजीपुर में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप, मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या का आरोप, फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का केस,
कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या। मऊ में ए श्रेणी ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या का आरोप। रामचंद्र मौर्य 1996 में गाजीपुर में एसपी शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला। 1997 में कोयला कारोबारी रंगूटा को अगवा करने का आरोप। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव किया साझा। लखनऊ से खबर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव किया साझा। लखनऊ से खबर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव किया साझा। अच्छी बातें लोग जल्द भूल जाते हैं, सतीश महाना। लखनऊ से खबर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खराब बातें जीवन में पर्यंत रखती हैं, अच्छी बातें लोग जल्दी भूल जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं। देहरादून के परौला में मारा लक्ष्मी के जन समर्थन में पुष्कर सिंह धामी जनसभा करने पहुंचे हैं। ने लागू किया, मैं कहता हूं ये कानून आप लोगों ने लागू किया, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार हमको समर्थन दिया, अपना मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम ये काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमारी विधानसभा को ये गौरव प्राप्त हो गया, उसने एक विधेयक बना दिया। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी ही वो एक्ट के रूप में काम करना शुरू हो जाएगा। नकल विरोधी कानून, आपने देखा होगा नकल का किस प्रकार से अपराध होता था। जरा सोचिए, गरीब माता पिता के ऊपर क्या बीतती थी जब उनका बेटा पढ़ने में भी अच्छा होता था, बेटी पढ़ने में भी अच्छी होती थी। उसके लिए देहरादून में किराए का कमरा लिया जाता था, उसके लिए घर की सब्जी बेचकर, घर का राशन बेचकर, छोटी दुकान चलाकर या कोई और धंधा करके उसकी फीस जमा करवाई जाती थी, उसका किराया दिया जाता था। उसके बाद उसका नंबर नहीं आता था जो हर प्रकार से उसके चयन के योग्य होता था। नंबर किसका आता था? बड़े बड़े नकल माफियाओं के कारण, जो नकल कर लेता था। जिसके पास अकल हो या ना हो, उसको नकल मिल जाया करती थी भाइयों बहनों। और उस मेहनत करने वाले माता पिता के मेहनत पर चोरी और डाका और एक तरह से धोखा किया जाता था। भाइयों बहनों, हमने इसके जड़ से समाप्त करने का काम किया। अभी भाई दुर्गेश्वर ने इसलिए बताया है कि मेरे साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में यह भी उन कार्यक्रमों में सम्मिलित रहे जिसमें हमने पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर और बिना नकल के चयन होने वाले जो हमारे चयनित अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों को हर एक दिन उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह आयोजित किए भाइयों बहनों। और पिछले 2 सालों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, अगर 22 सालों से उनकी तुलना करें तो 22 सालों के बराबर नियुक्तियां पिछले 2 सालों में हुई हैं। और सारी नियुक्तियां नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं। अब हमारे उन माता पिताओं का सपना पूरा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे
मुझे भाई बहन मिले, बहुत सारे ऐसे माता पिता मिले जिनके बेटे और बेटियां कई सालों से इन परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था, वो चयन नहीं हो रहा था। योग्यता होने के बाद भी चयन नहीं होता था, चयन दूसरों का हो जाता था। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के बाद अब उनका चयन भी हो रहा है और एक परीक्षा के साथ साथ 4-4 परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। भाइयों बहनों, इस नकल का ये हमारे रिजल्ट आया है। धर्मांतरण विरोधी कानून हमने लागू किया। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो हमारी एक आस्था है, एक इसका मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो लोग अगर आपसे पूछते होंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप अगर कहोगे हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो आपको देखने का भाव बदल जाता है, उनकी दृष्टि बदल जाती है कि अरे भाई ये तो देवभूमि से आए हैं। देवभूमि माने देवों की भूमि, जहां देवता निवास करते हैं, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान देवभूमि उत्तराखंड। तो भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो अतिक्रमण है, धार्मिक स्थल बना दिए, कहीं पर कुछ लगा दिया, कहीं पर चादर लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, हमने कहा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने जहाँ धर्मांतरण का कानून लागू किया वहीं हमने सख्ती से अतिक्रमण हटाने का भी काम किया है और कई हजारों एकड़ जमीन आज उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। गंगा रोधी कानून, पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्तराखंड के हमारे हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में एक बड़ा दंगा करने की साजिश हुई, कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम हुआ, उपद्रव और आगजनी फैलाने का काम हुआ। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया में एक बात तो चलन में है कि उत्तराखंड में लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में सबका मेल मिलाप है, आपस में स्नेह है। लेकिन इनके कारण से उत्तराखंड की जो छवि देश दुनिया में खराब होने की आशंका, जिन्होंने इसका कुत्सित प्रयास किया, हमने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति न हो। कोई भी उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना करना तो दूर, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सोचे भी नहीं। इसलिए एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और साथ ही दंगा निरोधी कानून लागू कर दिया। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, वो सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा। भाई उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने प्रदान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षैतिज आरक्षण यह भी बना दिया। पिछले दिनों आपने देहरादून में देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी, जिसमें 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साइन हुए थे, उनके साथ निवेशकों के साथ करार हुआ था। उसमें से 81,000 करोड़ के जो MOU हैं वो ग्राउंडिंग पर उतर गए हैं, अब उन पर काम होना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में ये तेजी से और बढ़ने वाला है। जैसे ये तेजी से बढ़ेगा, हमारे नौजवान भाई बहनों को अपने रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, अब उनको हमारे प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने के कार्य कर रही है आपकी सरकार, जिसको आपने बनाया है। हमारी सरकार हर वर्ग के उत्थान को ध्यान में रखते हुए अनेक निर्णय ले रही है, अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वो हमने मुक्त करने का निर्णय लिया है। महालक्ष्मी किट योजना चलाई है, लखपति दीदी योजना चलाई है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना चल रही है, वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना में पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो वो 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को ही पेंशन मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया परिवार के अंदर अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति, माता 2 बुजुर्ग हैं तो उनमें आपस में कोई हम झगड़ा नहीं होने देंगे। उनकी पेंशन एक ही आती थी तो वो पेंशन को लेकर ये बात होती थी कि भाई पेंशन का पैसा कौन लेगा, क्योंकि एक को मिलेगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी। हमने तय किया कि हमारे बुजुर्गों को 2 बुजुर्ग होंगे तो दोनों को घर में पेंशन मिलेगी, मिल रही है ना। तो भाइयों बहनों, ये काम हमने किया है। गैस रिफिल योजना हमने अपनी बहनों से, उत्तराखंड की गरीब परिवार की बहनों से एक वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 3 सिलेंडर साल में निशुल्क बिना किसी पैसे के भर कर देंगे। ये योजना हमने लागू कर दी है भाइयों बहनों।
आज 1,82,000 परिवारों को उत्तराखंड के अंदर निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर हम हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। हम अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र पर चलते हुए गांव से लेकर शहर तक की विकास की नई गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया यूसीसी कानून और तमाम कानूनों पर चर्चा करते हुए बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।